हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इसके पहले दोस्तों हम लोग भारत स्किल का वर्कशॉप कैलकुलेशन ग्रुप 2 का जो दोस्तों वर्कशॉप कैलकुलेशन है लेवल 1 का दोस्तों क्वेश्चन 1 से 10 तक हम लोग सॉल्व कर लिया था। आज के क्वेश्चन में दोस्तों 35 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जितने सारे लेवल 1 के क्वेश्चन बचे हैं सारे क्वेश्चन को हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे। ये दोस्तों पार्ट 2 है, दूसरी वीडियो है। इसके पहले दोस्तों अगर आप एक वीडियो नहीं देखें तो इधर लिंक आएगा या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जो है उससे जा करके आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे CITS का वर्कशॉप कैलकुलेशन ग्रुप 2 का लेवल 1 और पार्ट 2 वीडियो। अगर दोस्तों आप CITS कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का 11 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों वर्कशॉप का यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए सिल्वर ornament is suspected to be hollow. Its weight is 288.75 gram and it can displace 30 cubic centimeter of water. If specific gravity of silver is 10.5, find the volume of cavity. कह रहा है दोस्तों एक चांदी के आभूषण खोखला है जिसका वजन दोस्तों 288.75 ग्राम है और यह 30 घन सेंटीमीटर का इसका आयतन है, जो पहले टोटल आयतन इसका। और पूछ रहा है कैविटी आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बटे वॉल्यूम। तो आपको दिखाते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है और अच्छे तरीके से आपको बता देंगे उसमें सॉल्व, और इसका आपको पता हो जाएगा कौन सा इसमें आंसर सही होने वाला है। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। तो ये रहा दोस्तों क्वेश्चन में आप देख सकते हैं डेंसिटी बराबर होता है मास बट वॉल्यूम। और दोस्तों अगर वॉल्यूम आपको निकालना हो तो वॉल्यूम को इधर कर देंगे, डेंसिटी को नीचे ला देंगे, तो यहाँ पे मास बटे डेंसिटी हो जाएगा। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ सिल्वर, हम लोग क्या करेंगे पहले चांदी का वॉल्यूम निकालेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे इसका जो डेंसिटी दिया मास दिया है और ये जो डेंसिटी दिया उसको हम लोग यहाँ पे रखेंगे। तो 10.5 इसका यहाँ पे डेंसिटी आप देख सकते हैं, सिल्वर ऑफ डेंसिटी इधर दिया गया और ये उसका वज़न है। उसके अनुसार हम लोग इसको कटा देंगे तो 27.5 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। और वॉल्यूम ऑफ कैविटी निकालने के लिए जो टोटल इसका वॉल्यूम है और वॉल्यूम ऑफ सिल्वर जो निकला हुआ है, इन दोनों को हम लोग दोस्तों घटा देंगे तो यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं ऑप्शन में। तो जैसा कि दोस्तों आपने इमेज में हल देखा, अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं। यहाँ पे आपका 2.5 क्यूबिक सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर इसमें 11 का 2 नंबर सही हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कह रहा है व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ कोन सो इन फिगर गिवन बिलो। नीचे दिखाए गए चित्र में शंकु का आयतन आपको निकालना है। अब चलिए देखते हैं शंकु का आयतन कैसे आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले शंकु का आपको फार्मूला पता होना चाहिए और जो गिवन दिया है उसको आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले इसका हम लोग आयतन ज्ञात कर लेते हैं। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे इसका दोस्तों फार्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए। अब देखिए इमेज में जब आप देखेंगे तो ये आपका क्या है, रेडियस है जो कि 5 दिया हुआ है। और इधर देख सकते हैं 12 जो है ये आपकी हाइट है, ये हाइट होती है और ये त्रियक लंबाई होती थी जिसे हम लोग एल से लिखते हैं और इसको एच से लिखते हैं। तो फार्मूले में दोस्तों आपको सब कुछ पता हो गया। तो चलिए इसको रख देते हैं 1/3। पाई का वैल्यू दोस्तों 22/7 होता है। और इधर आप देख सकते हैं आर स्क्वायर है, तो आर का आपका आर कितना है, 5 है, तो इधर 5 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका गुणे एच बराबर कितना है, 12 हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं इधर से, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 1/3 पाई का मान होता है दोस्तों 22/7 और इसके बाद आप आर की वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 है, तो 5 का 25 हो जाएगा, वर्क करेंगे तो और 12। अब दोस्तों इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इधर आपका 3 चौके 12 कट जाएगा। उसके बाद इधर जो सारी चीज़ें आप बच रही हैं इसमें क्या करेंगे हम लोग, अब गुणा करेंगे। तो चलिए गुणा कर देते हैं। गुणा करने के बाद दोस्तों आपका आएगा 2200/7। 2200/7 आएगा, इसको हम लोग कटा देंगे तो आपका आंसर 314.38 आएगा।
314.38 आपका आंसर आ जाएगा। तो इसके करीब देखते हैं कौन सा है, तो 314 क्यूबिक इंच। तो ये दोस्तों आपका आंसर सही हो जाएगा, आंसर नंबर 2। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक आप दोस्तों में शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और आपके एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए। और देखिए अगला क्वेश्चन है 13 नंबर का। ए कोन एंड सिलेंडर हैव द सेम रेडियस एंड हाइट, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन दियर वैल्यू। कह रहा है एक शंकु और एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई समान है, तो दोनों के आयतन के बीच में क्या संबंध होगा। ऑप्शन दे रहा है, बेलन का आयतन शंकु के आयतन का 1/3 होता है, शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 है, दोनों समान है, दोनों के आयतन में कोई संबंध नहीं। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा शंकु का आयतन का सूत्र होता है दोस्तों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया आपका। और दूसरा जो है कि आपको पता होना चाहिए, शंकु हो गया। अब बेलन, तो दोस्तों बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए ये है पाई आर स्क्वायर और ये पाई आर स्क्वायर एच, ये पाई आर स्क्वायर एच। तो आपको तुलना करिए तो ये आपको लग रहा है ना कि बेलन से शंकु का आयतन 1/3 है। तो आप देख सकते हैं शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 है। जाहिर सी बात है ये 1/3 है किसके, बेलन के आयतन का। तो आपका आंसर 2 नंबर सही हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 दैट ऑफ द सिलेंडर। शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 है। आप देख सकते हैं इधर अगर आप कटा भी देते हैं, दोनों बराबर हो गया, तो इधर शंकु का आयतन 1/3 हो जाएगा किसके, बेलन के। इसी के साथ चलते हैं 14 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है। फ्रिक्शन कैन ओनली शो डाउन थिंग्स। घर्षण केवल वस्तु की गति को कम कर सकती है। सही बात है। जब हम लोग किसी भी वस्तु पे क्या घर्षण के कारण ही ब्रेक लगता है तो हम लोग क्या साइकिल रुक जाती है और आपकी गाड़ी भी का ब्रेक भी घर्षण पे ही काम करता है। तो क्या करता है, घर्षण वस्तु की गति को कम करता है, ये तो बात सही है। अब चलते हैं घर्षण कभी उपयोगी नहीं है, देखते हैं फिर आगे देखते हैं। घर्षण वस्तु की गति को रोक सकता है, सही बात है, इसमें भी पता चल गया। स्लाइडिंग घर्षण रोलिंग घर्षण से अधिक होता है। जाहिर सी बात है अगर रोलिंग करते जाएंगे तो एक पॉइंट पे घर्षण लगता है, लेकिन अगर आप स्लाइडिंग करते हैं तो पूरे एरिए पे घर्षण लगता है। तो जाहिर सी बात है रोलिंग से आपका स्लाइडिंग घर्षण ज़्यादा होता है, तो ये बात भी सही है। लेकिन दोस्तों घर्षण हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी है। अगर घर्षण नहीं होता तो आप चल नहीं पाते, फिसल के गिर जाते, और गाड़ियों में ब्रेक नहीं लगता और गाड़ियाँ वगैरह भी नहीं चल पाती। तो ये वाला ऑप्शन इसमें गलत है, यानी ऑप्शन के अनुसार यही आपका सही है। तो घर्षण कभी उपयोगी नहीं होता, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। अब इसी के साथ चलते हैं 15 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। ए सिंपल इनक्लोज्ड लेंथ ऑफ वायर डैट हैज़ ए लो मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज। कह रहा है तार के सामान्य संलग्न लंबाई जिसमें न्यूनतम गलन बिंदु होता है उसे जाना जाता है। प्रतिरोध, फ्यूज, सर्किट वियोजक, फिर थर्मिस्टर। तो आपको पता होगा कि दोस्तों फ्यूज़ होता है। फ्यूज़ को हम लोग क्या करते हैं, लाइन को ब्रेक करने के लिए लगाते हैं। अगर मान लीजिए जब आपकी युक्ति कोई भी चलाते हैं तो वो ख़राब ना हो, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, फ्यूज़ प्रयोग करते हैं। और इसका मेल्टिंग पॉइंट आपके उपकरण के अनुसार होता है। अगर आपका वोल्टेज ज़्यादा जाता है तो ये क्या ब्रेक हो जाता है, जिससे आपके उपकरण सुरक्षित हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज क्या कहता है, फ्यूज़ में होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, न्यूनतम गलन बिंदु किस में होता है, फ्यूज़ में होता है। इसी के साथ 16 नंबर के क्वेश्चन को आप देख लीजिए। विच मटेरियल में आल्सो बी कंसीडर्ड ए सेमी कंडक्टर एलिमेंट। कौन सा पदार्थ अर्धचालक पदार्थ के रूप में जाना जाता है या माना जाता है। तो देखिए सेमी कंडक्टर क्या होते हैं, कंडक्टर क्या होते हैं और इंसुलेटर क्या होते हैं। तो देखिए सेमी कंडक्टर दोस्तों वो होते हैं जिसमें कभी कभी बिजली जाए या इलेक्ट्रिक करंट पास हो और कभी कभी न पास हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेमी कंडक्टर। और उसके बाद कंडक्टर क्या होते हैं, जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाह होता है, उसे हम लोग कहते हैं कंडक्टर। और इंसुलेटर दोस्तों वे होते हैं जिनमें विद्युत धारा कतई प्रवेश नहीं करती, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, कार्बन। कार्बन दोस्तों आपका क्या करता है, कभी कभी कंडक्टर का काम करता है और कभी कभी इंसुलेटर का काम करता है। तो ये आपका आंसर कार्बन सही हो जाएगा।
अब चलते हैं 17 नंबर के क्वेश्चन में। व्हाट टाइप ऑफ डायोड यूज ए कंपाउंड ऑफ गैलियम आर्सेनाइड इज इट्स कंस्ट्रक्शन। किस प्रकार के डायोड के निर्माण में गैलियम आर्सेनाइड के यौगिक का उपयोग करते हैं? तो ये दोस्तों हो जाएगा आपका लाइट एमिटिंग डायोड। प्रकाश उत्सर्जित डायोड में हम लोग गैलियम आर्सेनाइड का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। विच इज़ नॉट ए इंसुलेटर। देख लीजिए यहाँ पे फिर से पूछ रहा है। अभी मैंने इंसुलेटर के बारे में बताया और नीचे क्वेश्चन आ गया। तो इंसुलेटर जिसमें विद्युत धारा प्रवेश नहीं करती है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा, वो क्या कहलाएगा आपका इंसुलेटर। तो देखिए ऊन है, जाहिर सी बात है ऊन में भी विद्युत धारा नहीं जाती है, लेकिन ये पूछ रहा है नहीं है, इंसुलेटर नहीं है, यानी कंडक्टर होना चाहिए। अब देखिए प्लास्टिक में भी नहीं जाता है, सही है, और ग्लास में भी आपका विद्युत धारा नहीं जाता है, लेकिन तांबा में विद्युत धारा प्रवेश करता है, यानी ये दोस्तों आपका कंडक्टर हो गया। तो ये दोस्तों आपका आंसर इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि तांबा एक कंडक्टर है, न कि इंसुलेटर। तो आंसर नंबर 3 इसमें आपका सही हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं 19 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। कह रहा है ये बॉडी एक्सेलरेटेड स्टडली फ्रॉम 8 किलोमीटर पर आवर टू 24 किलोमीटर पर आवर इन 4 सेकेंड। तो आपको निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है और डिस्टेंस कन्वर्टेड ड्यूरिंग दिस टाइम, और उस समय में दोस्तों आपको क्या डिस्टेंस भी आपको निकालना हो। यानी यहाँ पे आपको ए भी निकालना है और एस भी निकालना है। तो ए और एस निकालने के लिए सबसे पहले आपको इस फार्मूले देखेंगे क्या क्या दिया है। तो इस फार्मूले में जब आप देखेंगे तो एक वस्तु स्टार्ट हो रही है, स्टडी यानी शुरू से जब स्टार्ट होती है तो हम लोग क्या करते हैं, प्रारंभिक वेग लेते हैं u, जो कि 8 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, और एक है v यानी अंतिम वेग, यानी v बराबर आपका दिया 24 किलोमीटर पर आवर। लेकिन इधर देखेंगे दोस्तों तो इधर सेकेंड स्क्वायर में दिया है, यानी सेकेंड में दिया है, तो हम लोग को क्या सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया गया, आपको दिखाते हैं सॉल्व कैसे करेंगे। तो चलिए सॉल्यूशन आपके बीच में है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। प्रश्न में मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, डायरेक्ट सॉल्यूशन को देखते हैं हम लोग। u बराबर दोस्तों यहाँ पे आपको दिया था 8 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले तो इसको हम लोग मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे, तो 8 गुणे 5 बचे 18, और मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में करना होता है तो 18/5 से हम लोग गुणा कर देते हैं। तो इधर आप देख सकते हैं। अब चलिए नीचे का एक और है v दिया है, तो v को भी हम लोग 24 दिया है, इधर अंतिम वेग, तो इसको भी हम लोग कन्वर्ट कर देंगे, दोनों कन्वर्ट कर दिया हमने। अब हम दोस्तों a निकालेंगे, पहला वाला ऑप्शन यानी त्वरण निकालेंगे। तो त्वरण बराबर हम लोग जानते हैं वेग परिवर्तन के समय दर को हम लोग त्वरण कहते हैं। तो यहाँ पे v की वैल्यू आपको पता ही है और u की वैल्यू आपको पता ही है, तो यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं a बराबर 5/18, दोनों में है तो हमने कॉमन ले लिया, 24 8 4, हमने सॉल्व कर दिया 1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर हमारा त्वरण निकल के आ गया। अब देखिए जब आपको a मालूम हो गया, आपको v मालूम है, आपको u मालूम है, तो आप s आसानी से निकाल सकते हैं गति के नियम से। तो s बराबर हम लोग यहाँ पे ut प्लस हाफ at² रख दिया, 8 बराबर रख दिया, u बराबर रख दिया, फिर उसके बाद t बराबर, उसके बाद यहाँ पे 1/2 a बराबर, उसके बाद t का स्क्वायर कर दिया। और यहाँ से दोस्तों हम लोग कटा दिए 2 दूनी के 4, 2 9 18, उसके बाद इधर पूरा का गुणा कर देंगे, 80/9 आ जाएगा। इधर इनका गुणा करेंगे कटा करके 8.88 आ जाएगा। उसके बाद दोनों को जोड़ देंगे, 17.7 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले करके अपने PDF से मिला करके अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन के अनुसार दोस्तों अभी आपने सॉल्व किया तो 17.76 आया था मीटर और 1.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया था। तो इसके अनुसार आपका आंसर नंबर 1 सही हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं 20 नंबर के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए पूछ रहा है MKS स्टैंड फॉर, MKS का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले दोस्तों बहुत सारी यूनिट सिस्टम है, जैसे आपको एक है MKS, उसके बाद CGS, उसके बाद FPS, ये तीनों सिस्टम के भी बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और एक होता है SI सिस्टम। तो सबसे पहले जानेंगे इसका फुल फॉर्म क्या होता है। M से दोस्तों मीटर, K से किलोग्राम और S से सेकेंड। इसमें दोस्तों होता है CGS में C से सेंटीमीटर, G से ग्राम और S से सेकेंड। और इसमें होता है F से फुट, P से पाउंड और S से सेकेंड। अब देखिए MKS में क्या करते हैं,
एमकेएस में लंबाई को मीटर में और द्रव्यमान को किलो में और समय को सेकेंड में मापते हैं। और सीजीएस में हम लोग क्या करते हैं, सेंटीमीटर में नापते हैं लंबाई को और ग्राम में नापते हैं द्रव्यमान को और समय को सेकेंड में। इसमें क्या करते हैं, लंबाई को हम लोग फुट में मापते हैं और पाउंड में द्रव्यमान को मापते हैं और समय को सेकेंड में नापते हैं। तो इस तरह आपने समझ गया होगा कि कौन सा इसमें एमकेएस का होने वाला है। तो एमकेएस का हो जाएगा दोस्तों मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। इसी के साथ चलते हैं 21 नंबर के क्वेश्चन पे। पूछ रहा है 1 kgf फोर्स इज इक्वल टू कितना होता है। तो आपको पता है 1 kgf बराबर 9.81 होता है। कितना होता है, 9.81। ये आपका आंसर नंबर 1 सही हो जाएगा। इसको देखते हैं, विच मोड ऑफ हीट ट्रांसफर डज नॉट रिक्वायर ए मीडियम टू प्रोपेगेट हीट। यानी हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए कौन सा ऐसा माध्यम है जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। कौन सी ऐसी क्रिया है जिसमें हम लोग माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो चलिए, इसके पहले मैं वीडियो बता चुका था एक वीडियो में, तो आप अगर आप नहीं देखें तो उसको देख लीजिएगा। और चलिए फिर से आपको बता देते हैं रेडिएशन, कंडक्शन और कन्वेंशन होता क्या है। उसके बाद आप इस आंसर को खुद करके देख लेंगे कौन सा आंसर इसमें सही होगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र के मीडियम दिए गए हैं, कैसे हीट ट्रांसफ़र होता है। तो इसमें देखेंगे कैसे हीट ट्रांसफ़र होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला जो है कंडक्शन है, एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। इसमें क्या होता है दोस्तों, हीट जो है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होती है। अगर यहाँ पे आप हीट दे रहे हैं तो पहले दोस्तों आपका बर्तन गर्म होगा और बर्तन के अणु एक ही स्थान पे होते हैं। तो ये वाला अणु इसको ट्रांसफ़र करेगा हीट, और उसके बाद हीट ट्रांसफ़र करते करते हैंडल तक हीट ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होना चाहिए। और देखते हैं कन्वेक्शन क्या होता है। कन्वेक्शन में एनर्जी ट्रांसफ़र बाय द मास मोशन ऑफ मॉलिक्यूलर। तो देखिए, अगर आप यहाँ से गर्म करते हैं अगर पानी को, तो पानी के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या करते हैं, जो नीचे का हॉट मॉलिक्यूल होता है ऊपर के ठंडे मॉलिक्यूल को हीट जा करके ट्रांसफ़र करके उसको चला जाता है। फिर वो क्या करता है, ठंडा वाला आकर के फिर गर्म, यानी मॉलिक्यूल बदलते रहते हैं। इसमें क्या होता है, बदल बदल के हीट को ट्रांसफ़र किया जाता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें जल में और वायु में और गैस में कन्वेक्शन होता है। यानी जल में, वायु में और गैस में जब आपका हीट ट्रांसफ़र होगा तो कौन सा होगा, कन्वेक्शन होगा। ये याद करने का अच्छा तरीका। और देखिए, विदाउट कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है जब हीट ट्रांसफ़र होती है, तो वो होता है आपका रेडिएशन। एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं उसके द्वारा जब हीट आपका ट्रांसफ़र होता है तो वो होता है आपका रेडिएशन। तो चलिए, आप देख करके समझ में गए होंगे कि इसमें देखिए डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट की आवश्यकता होती है। इसमें मॉलिक्यूल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा करके हीट को ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन रेडिएशन में विदाउट मीडियम के आपका हीट ट्रांसफ़र हो जाता है। जैसे सूर्य की गर्मी हम लोगों को प्राप्त हो जाती है, जैसे निर्वात से भी ऊष्मा चलती जाती है और हमको आसान तरीके से हीट प्राप्त हो जाती है। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन सा ऐसा माध्यम है जिसमें हीट ट्रांसफ़र के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो आपने पढ़ लिया कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों आपका इसमें, रेडिएशन। इसमें किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब चलते हैं 23 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कह रहा है सामान्यीकरण, नॉर्मलाइजिंग एक गर्मी उपचार प्रक्रिया है जो पर होता है। देखिए, नॉर्मलाइजेशन इज हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस टेकिंग प्लेस एट, कितने डिग्री पे आपका सामान्यीकरण होता है, यानी नॉर्मलाइजेशन होता है। तो नॉर्मलाइजेशन आपको बता दें दोस्तों 30 से 50 डिग्री एबव पर क्रिटिकल टेम्परेचर, जो आपका लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है ना, उसके 30 से 50 डिग्री पर आपका नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। तो ये आंसर इसमें सही हो जाएगा। अब देखेंगे नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। तो चलिए देख लेते हैं नॉर्मलाइजेशन क्या है। यहाँ पे देखेंगे नॉर्मलाइजेशन क्या है। यह प्रक्रिया विभिन्न कारणों से जॉब में आई आंतरिक संरचना विकृति को दूर कर जॉब में मौलिक गुण को पुनः स्थापित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, स्टील पर ठंडी या गर्म हालत में कार्य करने के बाद उसमें सामान्य दशा में लाने के लिए जो क्रिया की जाती है उसे नॉर्मलाइजिंग कहते हैं। जब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, गर्म कर देते हैं स्टील को और ठंडा करने के बाद उसे जो सामान्य स्थिति में लाने के लिए जो प्रोसेस किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मलाइजिंग कहते हैं। और नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस दोस्तों क्रिटिकल टेम्परेचर पे होता है और कमरे के तापमान पर ठंडा किया जाता है। अब इससे लाभ क्या होते हैं।
स्टील में उत्पन्न प्रतिबल दूर हो जाता है, यांत्रिक गुण का विकास होता है, धातुओं की सामर्थ्य या टफनेस को बढ़ाता है, कठोर किए हुए पार्ट को पुनः मुलायम तथा मशीनेबल बनाया जाता है, कास्ट किए गए जाप के कणों को समान तथा महीन बनाया जाता है। तो ये सारे गुणों के अनुसार हम लोग नॉर्मलाइजेशन करते हैं, जो कि क्रिटिकल टेम्परेचर पर 30 से 50 डिग्री सेल्सियस पर कराया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों आपका आंसर नंबर 1 इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि क्रिटिकल टेम्परेचर पर 30 से 50 डिग्री एबव अपर क्रिटिकल टेम्परेचर पे इसको कराया जाता है। अब ओम्स लॉ क्या कहता है, इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है। ओम्स लॉ रिलेटेड, ओम का नियम किससे संबंधित है? तो सबसे पहले ओम का तो नियम आपको पता होना चाहिए कि किसी भी तार में विद्युत धारा जो प्रवाहित होती है उसमें विभवांतर की क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। तो अगर तीन चीज़ अगर इसमें हम लेते हैं, अगर तीन चीज़ को इसमें अगर आप शामिल करते हैं, और उसमें कौन कौन सी तीन चीज़ें होती हैं ये आपको समझना होगा। एक दोस्तों होता है आपका आई, धारा होती है, और इसमें आपका एक विभवांतर होता है और एक उसका नियतांक होता है। तो चलिए दिखा देते हैं इसको, इमेज के अनुसार आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि ओम्स लॉ का क्या रिलेटेड है। तो ओम्स लॉ दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि V इक्वल टू आई इंटू आर होता है, और इसमें रिलेशन जब आप बनाएंगे तो ये हो जाएगा आपका V अनुक्रमानुपाते आई, या आप I अनुक्रमानुपाते V तीनों लिख सकते हैं। अब इसमें तीन चीज़ों को लेकर के लिए हम लोग अध्ययन करते हैं, वोल्टेज को, धारा को, और ये R जो है उसका ओम्स का नियतांक है, प्रतिरोध है, इसको मान सकते हैं प्रतिरोध। उसके बाद दोस्तों अगर आपको भी निकालना हो तो इसका क्या करते हैं हम लोग, आपस में गुणा कर देते हैं। तो V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इंटू आर, और इधर V I और R में अगर आप I निकालते हैं तो V बाई आर, आसानी तरीके से लिख देखिए, V ऊपर है और R नीचे है तो V बाई आर, इस तरह भी निकाल सकते हैं। अगर आपको R निकालना हो तो आप देख सकते हैं V बटे आई, इस तरह रिलेशन आप निकाल सकते हैं, जब आपको पता होना चाहिए कि ओम्स का लॉ क्या कहता है। तो ओम्स लॉ होता है दोस्तों I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और इसमें एक हम लोग R नियतांक यानी प्रतिरोध लगा देते हैं, तो V बराबर I इंटू आर हमारा निकल के आ जाता है। तो ये फार्मूला आपको पता होने चाहिए। तो दोस्तों आपको पता हो गया कि ओम्स लॉ क्या कहता है, I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, या V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। 25 नंबर, सॉल्व फॉर द फॉलोइंग सेट इक्वेशन, a माइनस बी बराबर 7, a प्लस बी बराबर 13। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर समीकरण को आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले दो चीज़ आपको दी गई हैं, चलिए यहीं पे आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं। a माइनस बी बराबर 7, a प्लस बी बराबर 13। अब कह रहा है इसमें ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को आपको फाइंड आउट करना है, इसको आपको फाइंड आउट करना है कि क्या होगा। तो दो वैल्यू आपको मिल गई दोस्तों, तो इसमें हम लोग क्या कर लेंगे, सबसे पहले ए या बी जो है उसको हम लोग निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जब जोड़ेंगे तो बी से बी कट जाएगा, इधर आपका हो जाएगा 2a इक्वल टू 17, 13 और 7 जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 20। तो ए की वैल्यू आपकी कितनी निकल के आ गई 10, कितनी वैल्यू निकल के आ गई ए की 10। अब क्या करेंगे, किसी भी समीकरण में ए की वैल्यू आप रख देंगे। तो जब यहाँ पे 10 रख रहे हैं ए की वैल्यू, मान लीजिए 1 या 2 में किसी में भी रख दीजिए। अगर मान लीजिए 2 में मैं रख रहा हूँ तो ए की वैल्यू 10 और इधर है बी, तो बी बराबर 13 माइनस 10, यानी बी बराबर दोस्तों आपको कितना निकल के आ गया 3। ए बराबर 10 और बी बराबर 3। अब कह रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर 10 दहा में 100, बी का स्क्वायर 3 3 के 9, तो कितना 100 में से 9 घटा देंगे दोस्तों आपका 91 निकल के आ जाएगा। तो आपको a बराबर 10 और b बराबर 3 निकल के आ गया, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 91 निकल के आ गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 1, a बराबर 10, b बराबर 3 और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 91। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब 26 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं, अगर वीडियोज़ को लाइक नहीं किए तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। तो फटाफट अगर अभी तक शेयर नहीं किए तो शेयर कर दीजिए। और इस तरह की बहुत सारी वीडियोज़ हम लोग बनाते रहते हैं, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए 26 नंबर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ ए लीवर इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, लीवर के यांत्रिक लाभ को
के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो देखिए मैकेनिकल एडवांटेज को दो फार्मूले से हम लोग निकालते हैं। पहला होता है आउटपुट बटे में इनपुट। जितना आउटपुट गया कितना इनपुट है इसके अनुसार भी हम मैकेनिकल एडवांटेज निकाल लेते हैं। एक और फार्मूला होता है मैकेनिकल एडवांटेज का, तो वो होता है आपका फोर्स या आपका ये जो रेजिस्टेंस फोर्स और आपका इफोर्ट, जो इफोर्ट लगाते हैं वो आपका मैकेनिकल एडवांटेज होता है। चलिए इसको इमेज के तरीके से समझेंगे मैकेनिकल एडवांटेज कैसे होगा। तो मैकेनिकल एडवांटेज के लिए दोस्तों हम लोग इफोर्ट आर्म और लोड आर्म दोनों का जब हम लोग लगा देते हैं, बटा कर देते हैं, तो हम लोग का निकल्स के आ जाता है। आप देख सकते हैं इधर लोड की जो आर्म है और जो इफोर्ट की आर्म है, इसका जब हम लोग अनुपात करते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है मैकेनिकल एडवांटेज, जिससे हम लोग उधर टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसा कि आपके ऑप्शन में दिया गया। तो लोड फोर्स या आपका रेजिस्टेंस लोड फोर्स या इफोर्ट फोर्स, तो ये आपका आंसर हो जाएगा रेजिस्टेंस फोर्स अपॉन इफोर्ट फोर्स। ये आपका आंसर सही हो जाएगा उसमें। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा आंसर सही होगा। तो जैसा कि हमने वीडियो में देखा अभी कि रेजिस्टेंस फोर्स बटे इफोर्ट फोर्स जब आपका रहेगा तो आप इसे मैकेनिकल एडवांटेज कह सकते हैं। अब चलते हैं इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ला इज़ द शेप ऑफ रेक्टेंगल विथ वन साइड मेजरिंग 15 मीटर एंड इट्स डायगोनल 17 मीटर। कैलकुलेट द एरिया ऑफ लान। कह रहा है कि लान आयत के आकार में है जिसमें एक बाजू का माप 15 मीटर और उसके विकर्ण का माप 17 मीटर है। लान के क्षेत्रफल की गणना कीजिए। तो सबसे पहले आपको एक इमेज बना के दिखा देता हूँ, उसके बाद सॉल्व किया हुआ आपको दिखा दूंगा। तो सबसे पहले बोल रहा है आयत के रूप में है, उसका विकर्ण कितना है 17 और उसका आधार दोस्तों कितना है 15। आपको ये निकालना है एल निकालना है और उसकी क्षेत्रफल की गणना करनी है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको विकर्ण का पता होगा, इसका वर्ग कर देते हैं, इसका वर्ग और इसका वर्ग। उसके बाद आपका निकल करके एल आ जाएगा। उसके बाद हम लोग निकाल के लगा लेंगे सवाल को। तो चलिए देखते हैं कैसे लगाना है, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे इस सवाल को। जैसे कि इमेज मैंने बता के समझाया इमेज में कि पहले सबसे पहले हम लोग एल निकालेंगे। एल निकालने के लिए दोस्तों विकर्ण का हम लोग सूत्र जानते हैं, करड़ी में आधार का स्क्वायर बटे लंब का स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग आधार पता है इधर और इधर एल हमको निकालना है। 17 का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो इधर से करड़ी खत्म हो जाता है। उसके बाद 17 17 289 होगा और 15 15 225 इधर ला देंगे। एल स्क्वायर बराबर दोस्तों आपका 64 प्राप्त होगा और एल जब निकालेंगे तो करड़ी में 64 आ जाएगा और इसका किसका वर्ग है दोस्तों 8 का, तो एल बराबर 8 आपका निकल के आ गया। तो यहाँ पे देखिए एल बराबर 8 निकल के आ गया। आप जानते हैं आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई आपकी यहाँ पे दोस्तों 8 है और चौड़ाई आपकी 15 है। 15 बटे 120 आपका आंसर निकल के आ गया। अगर आप इसको देखना चाहते हैं अच्छे तरीके से बाद में भी, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले करके क्वेश्चन को फिर से पढ़ सकते हैं। तो आपका आंसर आ गया 120 मीटर। तो इसमें दोस्तों आपका आंसर पहला सही हो जाएगा 120 मीटर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोस्टैटिक नियम क्या कहता है। देखिए हाइड्रोस्टैटिक नियम आपको पता होना चाहिए। हम लोग लिखते हैं P बराबर रो जी एच भी लिखते हैं और यहाँ पे दोस्तों Z भी दिया है। तो रो जी जेड या रो जी एच आपका आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। ये आपका आंसर सही है। अब देखिए इसमें समझते हैं P बराबर क्या होता है, रो बराबर और G बराबर H। तो इमेज से समझेंगे क्या होता है। तो चलिए इसमें देख लेते हैं। यहाँ पे जो रेडियस होगी यहाँ से यहाँ तक रेडियस लेते हैं जिसे हम लोग R से प्रदर्शित करते हैं और इधर जो हाइट है इसकी, ये हाइट आप H से या डेप्थ आप कहेंगे। किसी भी बर्तन में जब आप फ्लूइड वगैरह पर निकालते हैं तो यहाँ पे डेप्थ लेते हैं, आप डेप्थ या हाइट भी कह सकते हैं। तो इसे Z से या H से, Z से भी डिनोट कर सकते हैं और H से भी डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे P का वैल्यू होता है प्रेशर इन पास्कल। प्रेशर जब भी नापते हैं पास्कल यूनिट में नापेंगे। और डेंसिटी दोस्तों किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यहाँ पे डेंसिटी नाप लेंगे। और फिर G बराबर हम लोग हमेशा 9.81 न्यूटन केजी -1 रखेंगे। अगर कहीं कहीं दिया होता है तो 10 भी लेते हैं। और यहाँ पे Z या H डेप्थ इन mm में डेप्थ लेते हैं। तो ये रहा इसका डेरिवेशन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अब देखिए पूछ रहा है रिलेशन बिटवीन यंग मॉडुलस एंड बक मॉडुलस। यंग मॉडुलस और बक मॉडुलस के बीच क्या संबंध है।
तो यहाँ पे दोस्तों आपको पता है, यहाँ पे पिछला बार हम लोगों ने पढ़ लिया था कि यंग मॉडुलस और बक मॉडुलस में क्या अंतर था। तो यहाँ पे हम लोग ई बराबर निकाले थे 3 के करके 1 - 2v या 2 म्यू। तो यहाँ पे उसी को उल्टा कर दिया है। तो अगर के बराबर निकालते हैं तो ई बराबर आपका E/3 1 - 2 म्यू होता है। तो सबसे पहले आपका पहला क्वेश्चन इसमें सही हो जाएगा। इसी के साथ 30 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। रेजिलेंस इज मेजर्ड ऑफ एब्जॉर्ब एनर्जी, तन्यता अवशोषित ऊर्जा का माप है। देखिए रेजिलेंस ऑफ मेजर इज एब्जॉर्ब एनर्जी, तो इलास्टिक सीमा के अंतर्गत जो होता है वो विद इन इलास्टिक लिमिट, तो ये आपका सही हो जाएगा। अगर दोस्तों इंटरेस्ट लग रहा है आपके लिए हेल्पफुल है, अगर आप CITS के स्टूडेंट हैं या जो भी हैं, आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा, और अच्छा लग रहा है वीडियोज़ तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को। ये मैथ का क्वेश्चन है। log 2 बराबर 0.30103, देन नंबर ऑफ डिजिट इन 2 स्क्वायर 56 इज, कह रहा है log 2 बराबर इतना दिया है, तो log 2 पे 56 का आपको मान निकालना। तो इसके लिए दोस्तों आपको फार्मूला है, इसको देखा पहले क्वेश्चन में सही से दिया नहीं, मैं इस क्वेश्चन को पूरा कर देता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ कैसे होगा। क्वेश्चन आपका दोस्तों कुछ इस तरह होगा log 2 पे 56, इसका मान निकालना है। तो log 2 का आपको मान दिया है, 56 का आपको निकालना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग 56 log 2 कर देंगे। जब 56 log 2 करेंगे, उसके बाद आपको 56 इंटू log 2 का मान आपको दिया हुआ है 0.30103, इसका गुणा कर देंगे दोस्तों, तो आपका कितना प्राप्त होगा, 17 प्राप्त हो जाएगा। समथिंग 16.85 प्राप्त होगा, और लगभग किसके बराबर है, 17 के बराबर है। तो 17 आपका आंसर इसमें सही हो जाएगा। आप इसको देख लीजिएगा कैसे लगाया गया है। 56 log 2 कर देंगे, log 2 के वैल्यू कर देंगे, 56 से गुणा कर देंगे, 16.85 आपका आंसर आ जाएगा। इसके अनुसार आपका 17 नंबर, ये आपका 17 सही हो जाएगा। अब दिया है जेनर डायोड में काम करता है। जेनर डायोड क्या काम करता है, तो जेनर डायोड दोस्तों ब्रेक डाउन रीजन का काम करता है। अब 33 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। द स्टडी ऑफ वाटर एंड टीयर ड्यू टू द फ्रिक्शन इज कॉल्ड, घर्षण के कारण होने वाले टूट फूट की जांच को क्या कहते हैं, जिसे हम लोग टूट फूट कहते हैं वियर एंड टीयर। तो देखिए दोस्तों, वियर एंड टीयर का अध्ययन हम लोग ट्राइबोलॉजी में करते हैं, जो कि फ्रैक्शन के द्वारा होता है। तो टूट और फूट का अध्ययन हम लोग ट्राइबोलॉजी में करते हैं। जैसे आपका इंजन हो गया या उधर जो मशीनें हैं, उसमें फ्रैक्शन के कारण जो टूट फूट होता है, उसका अध्ययन हम लोग ट्राइबोलॉजी में करते हैं। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा सही। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हुक ला बियर ए रिलेशन बिटवीन, हुक का नियम किसके बीच संबंध दर्शाता है। तो देखिए हुक का नियम हमेशा, अगर आप प्रत्यास्थता सीमा के अंतर्गत, या हुक का नियम कहता है प्रत्यास्थता सीमा के अंतर्गत स्ट्रेस जो होता है ना, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यही कहता है हुक का नियम। तो आपको पहला ये ऑप्शन मिल गया, तनाव, दबाव और तनाव का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हुक का नियम। एक बार फिर से देखते हैं हुक का नियम क्या कहता है। हुक का नियम कहता है प्रत्यास्थता सीमा के अंतर्गत किसी वस्तु पर लगाया गया प्रतिबल उसके स्ट्रेन विकृति के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये आपका आंसर नंबर 1 सही हो जाएगा। और दोस्तों आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, और लेवल 1 का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो ये लेवल 1 आज ख़त्म हो जाएगा। अगर ये वीडियो से आपको पसंद आई तो वीडियोस को ज़रूर लाइक करिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो आगे कंटिन्यू किया जाए या नहीं। जैसे आपका एफिशिएंसी मिलेगा तो उस तरीके से हम लोग यहाँ पे करें, आगे बढ़ाते चलेंगे। तो चलिए 35 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है वॉल्यूम इफिशियंसी गेट रिड्यूस व्हेन, होने पर वॉल्यूम कार्यक्षमता कम हो जाती है। तो देखिए इनवेल वाल्व क्लोज बिफोर BDC, जब इनवेल वाल्व BDC से पहले बंद हो जाता है तो वहाँ पे इफिशियंसी क्या होती है, कम होती है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं फिर ऊपर और दिखाते हैं आपको इस तरह के। अगर आप वीडियो अगर आप नहीं देखें हैं, पिछली वाली वीडियो आप नहीं देखें, तो यहाँ पे एक लिंक मिलेगा, आप क्लिक करेंगे, उस पर बाद वीडियो मिलेगा, उससे जा करके आप पहली वीडियो देख सकते हैं जो 1 से 10 तक के क्वेश्चन को शामिल किया गया है।
अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया, भारत स्किल का वर्कशॉप कैलकुलेशन ग्रुप 2 लेवल 1 का अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर अभी तक दोस्तों में शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लेवल के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।